गुड मॉर्निंग। क्लास 10th के लिए भारत में राष्ट्रवाद, इस टॉपिक में हम लोग गांधी जी के सत्याग्रह से आगे के विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जान चुके हैं, दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में वापस आने के बाद महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ किया। और जब वो भारत लौटे तो शुरुआती दौर में उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया, जो कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रथम प्रयोग के रूप में जाने जाते हैं। ये प्रयोग कहाँ हुआ देखा जाए, ये प्रयोग सबसे पहले बिहार के चंपारण में हुआ, उसके बाद गुजरात के खेड़ा में हुआ और उसके बाद अहमदाबाद के कपड़े के मिल में हुआ। तो ये स्थिति हुई, यानी कि 1917 से 1918 के बीच में महात्मा गांधी के द्वारा 3 सत्याग्रह आंदोलन चलाए गए, जो कि भारत में सत्याग्रह के प्रथम प्रयोग के नाम से जाने जाते हैं। पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार में नील सत्याग्रह था। यह स्थान चंपारण में हुआ था और इसका संबंध नील की खेती करने वाले किसान और नील की खेती करने वाले बागान मालिकों से था। बागान मालिकों के द्वारा, जो कि नील की खेती भारतीय किसानों से करवाते थे, उनके द्वारा नील का उत्पादन करने वाले किसानों का शोषण किया जाता था। तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह जो था इन्हीं से संबंधित था। दूसरा सत्याग्रह उन्होंने 1918 ईस्वी में किया, गुजरात के किसान के पक्ष में। आपको बता दें कि गुजरात में फसल खराब होने के कारण और प्लेग महामारी फैलने के कारण लोग जो थे, किसान लोग लगान चुकाने की स्थिति में नहीं थे। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने यहाँ किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया और ब्रिटिश सरकार से जो लगान था उस लगान को कम करवाने में सफल रहे। इसके बाद तीसरा प्रयोग उनका 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के सूती वस्त्र के कारखाने में, कॉटन टेक्सटाइल में काम करने वाले मजदूरों के हित में था। ये तीनों प्रयोग उनके सफल हुए और इसके प्रयोग के सफल होने के बाद उन्होंने पूरे भारत में व्यापक पैमाने पर बड़े स्तर पे आंदोलन चलाने की योजना बनाई और इस आंदोलन के लिए मौका उनको रॉलेट एक्ट के माध्यम से मिला। यानी कि प्रथम 3 प्रयोग सफल हो जाने के बाद महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ पूरे देशव्यापी आंदोलन प्रारंभ किया, जो कि सत्याग्रह पर ही आधारित था। इस पर चर्चा करने से पहले, रॉलेट सत्याग्रह पर चर्चा करने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि रॉलेट एक्ट है क्या। एक शब्द में अगर कहा जाए, एक वाक्य में कहा जाए, रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार का एक दमनकारी कानून था। भारतीय जनता का दमन करने के लिए ये कानून लाया गया था और इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत के राजनीतिक कैदियों पर बिना मुकदमा चलाए 2 वर्षों तक जेल में रखने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, इस कानून के द्वारा यानी रॉलेट एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत के राजनीतिक कैदियों पर बिना मुकदमा चलाए 2 वर्षों तक जेल में रखने का अधिकार प्राप्त हो गया। इवन जब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इस कानून को बनाया जा रहा था तो वहाँ भारतीय सदस्यों ने इसका बड़े पैमाने पर विरोध किया, लेकिन भारतीय सदस्यों के विरोध को नज़रअंदाज किया गया और इस कानून को पारित किया गया। क्योंकि ये एक्ट लागू करने का सुझाव सिडनी रॉलेट के द्वारा दिया गया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम रॉलेट एक्ट पड़ा। तो जब ब्रिटिश सरकार ने इस रॉलेट एक्ट को लागू किया तो इसी रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने देशव्यापी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की, जिसको कि रॉलेट सत्याग्रह कहा जाता है। और इस रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत 6 अप्रैल 1919 को तय किया गया। 6 अप्रैल के दिन, जिस दिन रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत होती है, महात्मा गांधी के निर्देश पर जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश सरकार के फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग थे, वो हड़ताल पे चले गए। रेलवे वर्कशॉप में हड़ताल हो गई, दुकानें बंद हो गई,
ब्रिटिश सरकार जो थी इस जन क्रांति से चिंतित हो गई और चिंतित होकर के राष्ट्रवादियों का दमन करना प्रारंभ किया और अनेक भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसी क्रम में 6 अप्रैल से आगे बढ़ करके 10 अप्रैल तक घटना पहुंच जाती है। 10 अप्रैल को अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था। इस जुलूस का नेतृत्व 2 लोगों के हाथों में था। एक थे डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ये दोनों मिलकर के अमृतसर में आंदोलनकारियों का जो जुलूस था उस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे और पुलिस ने इस जुलूस पे दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और भीड़ के ऊपर गोली चला दी। इससे लोग नाराज हो गए और उनके मन में जो अहिंसा का भावना था उसको उन्होंने नज़रअंदाज किया। बैंकों के ऊपर, डाकघरों के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, तोड़फोड़ मनाना शुरू किया। इसी क्रम में आगे 13 अप्रैल 1919 का दिन, ये दिन पंजाब में वैसाखी के मेले के रूप में जाना जाता है 13 अप्रैल को। और अमृतसर के स्थित जलियांवाला बाग में वैसाखी के मेले को मनाने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। वास्तव में ये जो जलियांवाला बाग जो था ये चारों तरफ से बंद था। ये चारों तरफ मकान बने हुए थे और एक तरफ बाहर निकलने का एक छोटा सा दरवाज़ा था और ये 4 दीवारी से घिरा हुआ था। और जैसे ही पंजाब पुलिस के जो सुप्रिटेंडेंट था, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जनरल डायर को इस भीड़ के इकट्ठा होने की सूचना मिली, वह अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचा और आंदोलनकारियों को या फिर बाग में उपस्थित लोगों को बिना कोई सूचना दिए उनके ऊपर गोली चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में जब जनरल डायर से इसका पूछा गया, इससे उनसे जवाब लिया गया, तो उन्होंने कहा कि वह इस गोली कांड के माध्यम से सत्याग्रहियों में दहशत और भय का भाव उत्पन्न करना चाहता था। वह एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था जिससे कि सत्याग्रही ब्रिटिश सरकार से भयभीत हो जाए। तो ये स्थिति थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब पुलिस यहीं पर तक नहीं रुकी। जलियांवाला हत्याकांड का जब विरोध किया जाने लगा तो ब्रिटिश सरकार ने और भी निर्मम कार्रवाई की, लोगों को आतंकित किया। इस स्थिति में जलियांवाला बाग की घटना के बाद जिस प्रकार की हिंसा बढ़ रही थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी और भारतीय लोगों के द्वारा भी, इस स्थिति में महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह वापस लेने की घोषणा कर दी। तो ये दोनों टॉपिक से आपके 2 प्रश्न बनते हैं। पहला, रॉलेट एक्ट क्या था और भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया, एंड सेकंड क्वेश्चन इससे रिलेटेड, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो यहाँ तक तो क्लियर है कि रॉलेट एक्ट के प्रभाव से ही या रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसी आंदोलन का परिणाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये स्थिति हुई। निसंदेह कहा जाए तो रॉलेट एक्ट पूरे भारत पे को पूरे कहा जाए, ये रॉलेट एक्ट जो था इसका प्रभाव पूरे भारत पर था, लेकिन अधिकांशतः अगर देखा जाए तो इस आंदोलन का प्रभाव केवल शहरी क्षेत्रों में ही था। ग्रामीण क्षेत्र में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं था। और गांधी जी जो थे वो एक ऐसा आंदोलन चाहते थे, एक व्यापक जनाधार वाला आंदोलन चाहते थे जिसमें कि ग्रामीण, शहरी सभी समाज के लोग शामिल हों। और ऐसा होता कैसे? ऐसा होने के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों के बीच में नज़दीकी लाना, एकता स्थापित करना ज़रूरी था। अब हिंदू और मुस्लिम दोनों को एकीकृत करने के लिए एक कोई स्वर्णिम मौका चाहिए था और यह मौका खिलाफत के प्रश्न के रूप में सामने आया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, खलीफा इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुरु था। यूरोप में राष्ट्रवाद टॉपिक में आपने ऑटोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। इस ऑटोमन साम्राज्य का जो कि तुर्की में था, उसका जो प्रमुख था वह खलीफा कहलाता था और यह खलीफा जो था इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुरु था। और प्रथम विश्व युद्ध में इस खलीफा की यानी कि ऑटोमन साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति में था, उसकी हार हो चुकी थी और उस हार के बाद यह अफवाह फैलाया जा रहा था कि मित्र राष्ट्र खलीफा का पद समाप्त कर देंगे
उसके खिलाफ कठोर कदम उठाएंगे। तो ये परिस्थितियाँ उठ करके सामने आ रही थी। इस परिस्थिति में खलीफा के पद की रक्षा के लिए, खलीफा के शक्तियों की रक्षा के लिए भारत के मुसलमानों ने 22 मार्च 1919 को बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया और इस समिति ने खलीफा के पक्ष में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ कर दिया और इसी आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। और भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व दो भाई मोहम्मद अली और शौकत अली मिलकर के कर रहे थे। गांधी जी को लगा कि ये खिलाफत आंदोलन का अगर हम लोग समर्थन कर देते हैं, यानी कांग्रेस खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर देती है, तो इस परिस्थिति में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एकता स्थापित होना संभव हो जाएगा। इस स्थिति में सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, बैठक हुई और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस को खिलाफत आंदोलन के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए तैयार कर लिया। यानी कि अब आगे जो है असहयोग आंदोलन पे चर्चा हुई। अब यहाँ पर एक प्रश्न और भी है, वह ये हो सकता है कि खिलाफत का प्रश्न क्या था, या फिर भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ क्यों हुआ और गांधी जी ने इसका समर्थन क्यों किया। प्रश्न है फिर से, भारत में खिलाफत आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ और महात्मा गांधी ने इसका समर्थन क्यों किया। शेष असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग अगले टॉपिक में चर्चा